कौन से वाले राहुल गांधी आप देख रहे हैं? ये बड़ा ही मनोरंजक है। जिस तरह से हिमंता बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का बॉडी डबल बस से बाय बाय कर रहा है, टाटा कर रहा है। पता नहीं हिमंता बिस्व शर्मा खुद ही हैं या उनके किसी डबल रोल ने यह बात कही, पर मुझे लगता है कि शायद वो खुद ही हैं जो यह बात कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत की स्थिति कोरिया जैसी हो गई, जहां किम जोंग जो तानाशाह वहां के हैं, वो जिस तरह करते हैं, अपने बॉडी के डबल रोल, ट्रिपल रोल, दूसरे रोल से रहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि भारत में भी यह है। लेकिन ऐसी खबरें तो हम प्रधानमंत्री जी के बारे में सुनते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को जीवन का जो खतरा है, कथित खतरा है, उसे देखते हुए उनके बॉडी डबल आगे आगे गाड़ियों में चलते हैं और पीछे प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं। ऐसा कई देशों में होता है। तानाशाह अपने साथ अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा पता नहीं क्यों ऐसी बातें कल्पना कर रहे हैं। उनके दिमाग में शायद वही चेहरा सामने नजर आ रहा होगा। कहते हैं कि हिटलर भी अपने डबल रखता था, बॉडी डबल, और कई बार वे बॉडी डबल पब्लिक अपीयरेंस में आते थे। कई बार जुलूस वगैरह में वो बॉडी डबल का उपयोग करता था। तो ये हिमंता बिस्व शर्मा की कल्पनाशीलता का प्रतीक है, और इस बात का भी प्रतीक है कि हिमंता बिस्व शर्मा बहुत ही बौखलाए हुए हैं। उन्हें अंदाज नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं और किस पर आरोप लगा रहे हैं। कोई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐसी इकलौती यात्रा नहीं है जहां किसी का जाना दुश्वार हो। कोई जा नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता उन्हें, या कोई मिल नहीं सकता। तो इस तरह की बातें जो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के सैकड़ों विद्यार्थी जो मिल रहे हैं राहुल गांधी से, उन्हें कितनी हंसी आ रही होगी जब वे हिमंता बिस्व शर्मा का डायलॉग सुन रहे होंगे। और हिमंता बिस्व शर्मा ने खुद नहीं कहा, उन्होंने ट्विटर के एक कोट को उद्धृत किया है। यानी वो खुद ये बात कहना नहीं चाहते कि मैं ये आरोप लगा रहा हूं। तो मनोरंजक स्थल पर पहुंच गई है पूरी यात्रा। लेकिन अब राहुल गांधी की यात्रा जो पश्चिम बंगाल में पहुंची है, उसके मायने बहुत ज्यादा हैं। उसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं, और अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दल उसके बारे में अलग अलग बातें कह रहे हैं। खास करके बीजेपी गुट के तमाम नेता कुछ न कुछ आरोप लगाते रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी बातें कर रही है, क्या वो राहुल गांधी के साथ है। इस तरह की बातें भी बहुत आम है। लेकिन मुझे लगता है कि अब यात्रा एक निर्णायक दौर में पहुंच रही है, और बंगाल में उसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। बजाय कानाफूसी की या बयानबाजी की हम स्वतंत्र देख ही रहे हैं, लाइव देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा को, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, कि वो किस तरह लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं, और बंगाल में भी उनका जिस तरह स्वागत किया जा रहा है, ये देखने वाली बात। ये बात भी याद रखने वाली है कि ममता बनर्जी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं, और इंडिया गठबंधन से बाहर होने का सवाल नहीं उठता। यानी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन अफवाहों को ममता बनर्जी ने दूर कर दिया है। और अभी लोकसभा चुनाव की तारीख तय होने दीजिए, उम्मीदवारों के नाम तय होने दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस और तृणमूल में कोई ना कोई अच्छा समझौता होगा, और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ताकि बीजेपी को हराया जा सके। राजीव जी जी फिलहाल बिल्कुल। जी बिल्कुल। इसका एक कारण यह कि पहली यात्रा का प्रभाव ये लोग देख चुके हैं, बीजेपी देख चुकी है, जानती कि इस यात्रा का प्रभाव क्या होगा, इसलिए वो थोड़ी संकुचित है, डरी हुई है। दूसरी बात यह कि लोगों को याद है इमरजेंसी के बाद जब पूरा विपक्ष एक हुआ था, जनता दल बना था, जनता पार्टी बनी थी, तब किस तरह से सत्तारूढ़ कांग्रेस, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, किस तरह से वो सरकार हारी थी। ये कोई नई बात नहीं है कि अगर विपक्ष एक होगा तो सरकार विपक्ष के हाथ में जाएगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब जो हालात है उसमें बीजेपी को अपनी समस्या, अपनी परेशानी दिख रही है, और इसी के लिए राम जी याद आ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी दिलचस्प खबर मैंने पढ़ी कि रामायण सीरियल में राम का रोल करने वाले अरुण गोविल को बड़े तामझाम के साथ अयोध्या बुलाया गया था,
लेकिन जब वो वहां से लौटे तो उन्होंने बड़ा अफसोस व्यक्त किया कि मुझे अतिथि बनाकर तो बुला लिया, लेकिन मैं अयोध्या में राम जी की मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाया। तो ये बताता है कि किस तरह से एक इवेंट करने की जरूरत थी, लोगों को बुलाने की जरूरत थी, सेलिब्रिटीज आए, अभिनेता आए, अभिनेत्रियां आए और वहां माहौल खड़ा करें, उतना ही उद्देश्य था। कर्पूरी ठाकुर सरकार की मजबूरी थे, क्योंकि लेकिन लाइन में तो सावरकर थे। बेचारे सावरकर जी वैसे ही लाइन में लगे रहे भारत रत्न की, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री की लाइन में लगे रहे और उनका नंबर नहीं आया। तो सावरकर जी का नंबर अभी नहीं आया, लेकिन हो सकता है अगर अगर 2024 में बीजेपी की सरकार फिर से बनी तो शायद सावरकर जी का नंबर आए। एक और बात को देखिए कि इस आंदोलन से बीजेपी इतनी डरी हुई है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता हैं, मंत्री हैं, बीजेपी के महासचिव रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि राम मंदिर आंदोलन को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी बच्चों को पढ़ाया जाए कि राम मंदिर आंदोलन कितना हुआ। यानी अब यूपीएससी में पूछा जाएगा कि गहरवार राजपूत वंश के सम्राट गोविंद चंद्र जी कौन थे, राजा जयचंद्र गहरवार कौन थे, पृथ्वीराज रासो कौन थे, मंदिर को किसने बड़ा रूप दिया, राम मंदिर का फैसला देने वाले जज कौन थे, और इस तरह की बातें पूछी जाएगी कि राम मंदिर की मूर्ति किसने बनाई, कार सेवक गोधरा गए थे, वहां क्या हुआ, अयोध्या में कौन से राम जी की मूर्ति है, बाल राम की है या किसकी है, अयोध्या की किस गली में गोली चली थी, मुलायम सिंह यादव का क्या रिश्ता है। और आप ये सब देखिए कि जिस तरह से फिल्में बनाई गई, जिस तरह से माहौल बनाया गया, उस तरह से लगता है कि अब पूरी सरकार इस तरह से ध्रुवीकरण करने जा रही कि बच्चों के मन में, विद्यार्थियों के मन में, युवाओं के मन में यह बात डाली जाए कि वे बीजेपी से कहीं उन्मुख ना हो, बीजेपी के खाते में ही रहे। एक बड़ी विचित्र बात है मध्य प्रदेश की, अब तक पीएससी के जो नतीजे आते थे, रिजल्ट आता था, वो डाक से घर पे आता था कि आपका नियुक्ति पत्र ये है, स्पीड पोस्ट से आ जाता था या रजिस्टर्ड डाक से। अब तो मुख्यमंत्री जी खुद भोपाल में कार्यक्रम करके लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। मान लो कि हंसी आती है, जिस रेल का नई रेल का उद्घाटन पहले गार्ड कर देता था, स्टेशन मास्टर कर देते थे, और कभी कभी तो वहां के स्वच्छता कर्मी को कर देते थे, अब वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जो काम एक पोस्टमैन करता था वो काम अब मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं। और राहुल गांधी की यात्रा से जो जागरूकता बढ़ी है लोगों के मन में, और जो एक तरफा था कि लोगों को था कि एक तरफा खेल है साहब राहुल मोदी जी का, ये लोग बात करते थे कि अब तो मोदी जी ही मोदी जी हैं। तो राहुल की यात्रा से वो चौकन्ने हो गई कि अरे ऐसा नहीं है कि मोदी जी ही अकेले हैं, क्योंकि बात यह कि मोदी जी अकेले हैं और बीजेपी में भी वो अकेले हैं, बीजेपी में भी उनके प्रतिस्पर्धी बहुत सारे हैं। ये बात मोदी जी जानते हैं, और ये जानते हैं कि पार्टी में वे अकेले हैं और तमाम नेता उनके साथ, भले ही पार्टी की मजबूरी में हो, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखते हैं कि तमाम विपक्षी नेता उनके साथ हैं। इंडिया गठबंधन की खूबी है कि उसमें तमाम दिग्गज नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, और यहाँ मोदी जी के साथ अकेले मोदी जी हैं और बाकी सब जो हैं ऐसे नेता हैं जिनका कोई जनाधार, व्यापक जनाधार अब नहीं बचा। तो ये सारी चीजें देखकर मुझे लगता है कि राहुल की यात्रा से सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बीजेपी को परेशानी लग रही है, बीजेपी को चिंता हो रही कि आगे जाकर चुनाव हुए तो क्या होगा अगर राहुल गांधी को इतना समर्थन मिल रहा है, एक ऐसी पार्टी को जो विचारधारा पे केंद्रित है, जिसके कार्यकर्ताओं की, करोड़ों कार्यकर्ताओं की फौज अब नहीं बची है, जिसके कार्यकर्ता कोई पन्ना बूथ और चुनाव मैनेजमेंट नहीं करते हैं, इससे बीजेपी घबराई हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरीके से वोटिंग मशीन को, ईवीएम को मुद्दा बना रही है, वो भी बीजेपी के लिए चिंता की घड़ी है, क्योंकि ये लोगों के मन में बात बैठ रही है कि आखिर दुनिया के कई प्रगतिशील देशों में ईवीएम से नतीजे क्यों नहीं आते, ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होते। तो ये बात है। और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से अपनी बात भोपाल में कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओपन सभी के सामने बताया कि अमरूद को वोट दिया गया तो वो अंगूर को गया, वो बड़े प्रतीकात्मक लहजे में, प्रतीकात्मक वोटिंग मशीन। तो इन सब चीजों से
आम लोगों के मन में वोटिंग मशीन के प्रति भी अविश्वास जाग रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति भी विश्वास कम हो रहा है।